मलिक नासिर के लिए ये जुमला इस कदर गैर मुतवक्का था कि वो हैरत से बोल भी ना सके और बाबा जान रुक के बगैर बोल रहे थे, मलीहा मेरी जान है और कोई कितनी देर अपनी जान पर अज़ाब बर्दाश्त कर सकता है। उसे तकलीफ़ पहुंचाकर एक रात काटना मुश्किल हो गया था। सारी उम्र इस एहसास के साथ कैसे गुजार पाऊँगा कि वो मेरी वजह से दुख में है। कल वो बार बार मुझसे कह रही थी कि वजदान से मिल लूँ। अगर आज वो वजदान से मिली तो उसे मेरे पास ज़रूर लाएगी। और वो लड़का अगर मलीहा से इतनी मोहब्बत करता है कि उसका हाथ मांगने मेरे पास आ जाए तो मैं बाखुशी मलीहा का हाथ उसके हाथ में दे दूँगा। और नूरहुदा, मलिक नासिर ने महम सा सवाल किया। वो पहले ही कह चुका है कि मलीहा की मर्ज़ी के बगैर उससे शादी नहीं करेगा और अगर उसे पता चल जाए कि मलीहा वजदान से शादी करना चाहती है तो सबसे पहले वो ही उन दोनों की वकालत करेगा। उसे वाकई मलीहा का बहुत ख्याल है, बल्कि वो बदमाश तो मलीहा की खातिर मुझसे झूठ बोलने से भी नहीं चूकता। कुछ याद करके वो मुस्कुराने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई भारी बोझ उनके सर से सरक गया हो। वजदान की सुबह भारी सर के साथ हुई थी। रात नींद भी बहुत देर से आई थी, इसलिए आंख भी देर से खुली। रोज़ वो 8 बजे लाइब्रेरी के गेट पर होता था। आज घड़ी में 9 बजते देखकर वो उछलकर बिस्तर से उठ गया और चकराते सर की परवाह किए बगैर 15 मिनट में तैयार होकर बाइक की चाबी पकड़ते वो नीचे था। आयशा भी उससे नाराज़ थी, पर उसे खाली पेट घर से बाहर जाता देखकर बोल पड़ी, जहाँ जाना है नाश्ता करके जाओ। वजदान ने लाउंज में रुककर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। अम्मी, मुझे देर हो रही है। देर ऑफिस के लिए नहीं हो रही जो नाश्ते के लिए 5 मिनट ना रुक सको। सब जानती हूँ उसी लड़की के पीछे जा रहे हो। उनसे तो कुछ बोलना फजूल था। डाइनिंग टेबल के पास आकर ऑफिस के लिए तैयार नाश्ता करते मुस्तफ़ा अज़ीम से कहा, अबू बस आज का दिन है, कल से मैं वापस फर्म ज्वाइन कर लूँगा। आज क्या मौजज़ा होने वाला है? आयशा ने तंज किया तो मुस्तफ़ा अज़ीम टोक कर बोले, बस करो आयशा। फिर वजदान की तरफ रुख किया, बेटे नाश्ता कर लो। सॉरी अबू, मैं बहुत जल्दी में हूँ। फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो बाहर निकल गया। वो तेज़ी से बाइक उड़ाए ले जा रहा था, मगर उसके ख्याल की रूह उससे भी तेज़ बह रही थी। कभी उसका ध्यान मलीहा की तरफ मुड़ जाता, कभी अम्मी की तरफ। उनका रवैया वजदान को परेशान कर रहा था। मेन रोड पर आगे जाकर एक कट था, जिससे सीधे हाथ पर मुड़कर सामने ही लाइब्रेरी वाली गली थी। वजदान को उस कट से मुड़ जाना था, मगर अपने ख्यालात में उलझता उसे ज़रा आगे जाकर ध्यान आया। बजाय इसके कि वो अगले कट से मुड़ जाता, उसने मुड़ने के बजाय बाइक का हैंडल पूरी तरह से घुमा दिया। रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। बाइक लहराई और स्लिप हो गई। वजदान सड़क पर गिरा और बेहोश हो गया। पल भर में वहाँ लोगों का मजमा लग गया। कोई एम्बुलेंस बुलाने की बात कर रहा था और कोई पुलिस को इत्तला करने पर जोर दे रहा था। फिर एक भले मांस ने एक साथ दोनों काम किए। उस हजूम से कोई भी वजदान के करीब जाने को तैयार नहीं था। बस एक शख्स ने बड़ी एहतियात के साथ उसकी नब्ज़ चेक की और वो ज़िंदा है की खुशखबरी सुनाकर पीछे हट गया। लोगों की नज़रें उसके बेहोश चेहरे पर थी। यहाँ से हटती तो बाइक पर ठहर जाती, जिसका अगला व्हील मुड़ चुका था। मगर उसी हजूम में शामिल एक फ़कीर की नज़रें बाइक से आगे फुटपाथ के पास पड़े उस छोटे से बैग पर थी, जिसमें वजदान के शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। कुछ रकम भी मौजूद थी और जो कुछ देर पहले वजदान की कमर पर बंधा था, मगर गिरने के दौरान बिल्कुल टूट जाने की वजह से खुलकर अलग जा पड़ा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता फुटपाथ तक आया। फिर नज़रें बचाकर वो बैग उठा के अपने कपड़ों में छुपा लिया। कोई अंधे फ़कीर की मदद करता जाए बाबा की सदा लगाता लाठी टेकता हुआ अपनी राह हो लिया। कुछ देर में ही पुलिस मोबाइल के साथ
एम्बुलेंस आ गई। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक चल रहा था वो भी रुक गया। मलीहा की कार भी उस ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। आखिर उसने पैदल चलने का फ़ैसला किया और कार से उतर गई। फुटपाथ पर चलते हुए उसने एक अचुकती सी निगाह जाए हादसा पर डाली, जहां वजदान को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था, मगर हजूम की वजह से मलीहा उसका चेहरा न देख सकी। एम्बुलेंस को भेजकर पुलिस ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। फिर वक़ूए का जायज़ा लेकर बाइक और मोबाइल लेकर चले गए और ट्रैफिक बहाल हो गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी लम्हा लम्हा गिनती मलीहा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चंद किलोमीटर के फासले पर बेहोश वजदान के दिमाग का एक्सरे लिया जा रहा था। सुमेरा ने हाल में कदम रखा तो सब घर वालों को वहाँ जमा देखा। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन भी अभी तक घर में मौजूद थे। आप तो ऑफिस चले गए थे, वो आफाक को देखकर हैरत से बोली, जो उसे कसरे फारूकी ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। हाँ, मगर अम्मी ने फ़ोन करके मलीहा की शादी और शाम में एंगेजमेंट का बताया तो रह नहीं सका और असल सूरत हाल जानने के लिए चला आया। पर तुम्हारी तो मलीहा से बात हो चुकी थी, तो तुमने बताया क्यों नहीं? चची सुमेरा से बोली। मलीहा ने फ़ोन पर बताया ही कहाँ था चची जान, वो तो जाकर पता चला। लेकिन वापस क्यों आ गई? दोपहर के बाद हम भी वहाँ जाने वाले हैं। तुम वहीं मलीहा के पास रह जाती, ऐसे वक्त में वो अकेली है। अब उसकी अम्मी ने कहा तो सुमेरा बोली, वो घर पर नहीं है, शॉपिंग के लिए गई है। आज और कल का दिन ही तो है, परसों तो मेहंदी है। कहा तो उसने भी मुझे था पर पूछ कर नहीं गई थी। यूं भी इतनी सुबह शॉपिंग के ख्याल से ही मुझे चक्कर आ गए थे। पूछने का तो कोई मसला नहीं था, फ़ोन पर बता देती काफ़ी होता, मुनीर हसन ने कहा। लेकिन समझ नहीं आ रहा, फूफा जान ने मलीहा की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों तय की? समद ने वो सवाल पूछा था जो आफाक को परेशान कर रहा था और जिसका जवाब सोचकर सुमेरा एक बार फिर परेशान हो उठी। हमारे लिए ये इत्तला अचानक है, मगर भाई साहब ने तो पहले से ही तय कर रखा था, फिर जब वक्त करीब आया तो ऐलान कर दिया। अपने पापा की बात पर आफाक की गर्दन धीरे धीरे नफ़ी में हिलने लगी। उसे पता नहीं क्यों यकीन था कि मलीहा ने अपने बाबा जान से बात कर ली होगी और अब ये शादी उसी का रिएक्शन है, मगर उसने खुद को बोलने से बाज रखा। समद ने अलबत्ता इख्तिलाफ किया। अगर ऐसा होता तो मलीहा ज़रूर इस बात का जिक्र करती कि दरवन खाना उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। सुमेरा की अम्मी बोली। जब भाई साहब ने ही मुंह से भाप नहीं निकाली तो मलीहा खुद से क्या कहती? मेरा तो ख्याल है नूर हुदा के पाकिस्तान वापस आते ही सब मामला फिट हो गया होगा। फिर तुमने देखा नहीं था जब नूर हुदा मलीहा को लेने आया था, कैसे भटक भटक कर उसका ध्यान मलीहा की तरफ जा रहा था। अब तायाजाद चचाजाद बहन भाई तो हमारे घर में भी साथ रहते हैं, पर ऐसी जगानत तो कभी नहीं देखी। हाँ, रिश्ता अगर मंगेतर का होता तो ऐसा हुआ करता है। उनके तजर्बे से किसी को भी इख्तिलाफ नहीं था, इसीलिए सब हाँ में सर हिलाने लगे। आफाक लाताल्लुक़ सा बैठा सोच रहा था कि वजदान को फ़ोन करके सारी सूरत हाल के बारे में बताए, पर घड़ी में 10 बजते देखकर उसने इरादा बदल दिया। उसे मालूम था कि 10 बजे वजदान को मलीहा से लाइब्रेरी में मिलना था, इसीलिए उस वक्त उसका घर पर मिलना मुश्किल था। वो ऑफ़िस जाने के इरादे से खड़ा हुआ। मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, उसने सोचा। सुमेरा उसे बाहर तक कस्बे मामूर छोड़ने आएगी तो उससे बात करके अंदाज़ा लगाएगा कि उसे मलीहा ने अपने और वजदान के बारे में कुछ बताया है या नहीं, पर वो आसाबी तौर पर थक चुकी थी। सुमेरा ने उसे बैठते बैठते ही अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। आफाक ने सोचा उसे बाहर आने को कहे, फिर ख्याल आया मलीहा पूरे सियाको सबाक के साथ वाक़या वजदान के गोश गुजार कर ही देगी, जिसके बाद वजदान यकीनन उसे कॉन्टेक्ट करेगा, तो फिर सुमेरा से पूछने की ज़रूरत क्या है। मुमकिन है मलीहा ने उसे ना बताया हो और आफाक की बातों से वो मशकूक हो जाए।
सुमेरा से बात करने का ख्याल तर्क करके वो ऑफ़िस के लिए निकल गया, मगर ऑफ़िस में भी वो उलझा ही रहा। हर बार जब उसके डेस्क पर रखा फ़ोन बजता तो वो ये सोचकर फ़ोन उठाता कि शायद वजदान का फ़ोन हो। आखिर 3 घंटे बाद उसने वजदान के घर फ़ोन मिला दिया, जिसे अनीका ने रिसीव किया था। भाभी अस्सलाम वालेकुम, आफाक बात कर रहा हूँ, वजदान घर पे है? वालेकुम अस्सलाम। और आजकल आपके दोस्त का कोई ठिकाना नहीं, इतना तो आप भी जानते हैं। मतलब वो घर पे नहीं है? सही समझे। अच्छा। आफाक ने अच्छा को लंबा खींचा। भाभी अगर वो घर आए या उसका फ़ोन ही आ जाए तो उससे कहिएगा फ़ौरन मुझसे बात करे, यूँ समझे इमरजेंसी है। ठीक है, उससे बता दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन रख कर वो पलटी तो आयशा मुस्तफ़ा ने पूछा, किसका फ़ोन था? आफाक का। कह रहे थे वजदान से ज़रूरी काम है, घर आए तो उससे कहें कि मुझसे बात कर ले। ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया? वो अजनबी से बोली। होगा कोई काम, मैंने पूछा नहीं। अनीका ने शाने उचका दिए। वजदान के एक्सरे क्लियर थे, उसे कोई गहरी चोट नहीं आई थी, मगर अब तक वो बेहोश था। उसके पास से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकी जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती। जाए हादसा से भी पुलिस को ऐसी कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। अब एक ही तरीका था कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए उसका अता पता मालूम करने की कोशिश की जाती। ये 18 दिसंबर 1981 का सर्द दिन था। आज का कंप्यूटर 2 नहीं था। उस वक्त रिकॉर्ड हाथ से तैयार किए जाते थे, और अगर कहीं कोई फ़ाइल निकालनी होती तो घंटों स्टोर रूम में फ़ाइलों के अंबार के साथ सर खपाना पड़ता। वजदान की शिनाख्त भी ऐसा ही सरदर्द साबित होने वाली थी, जिसमें घंटों लग जाते। आफाक सब काम छोड़कर बस वजदान के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आखिर थक कर उसने खुद वजदान से मिलने का फ़ैसला किया और ऑफ़िस से उठ गया। लाइब्रेरी के गेट से दूर कार रोककर वो बैठा। आफाक सोच रहा था कि उससे वजदान यहाँ मिलेगा या नहीं। वो मलिहा से 10 बजे मिलने वाला था और अब 5 बज रहे थे। ज़रूरी नहीं था कि वो दोनों अब तक लाइब्रेरी में होते, फिर उसके साथ मलिहा भी होती। अभी वो सोच ही रहा था कि उसने मलिहा को लाइब्रेरी से निकलकर सड़क क्रॉस करके जनरल स्टोर में जाते देखा। आफाक की पेशानी पर सिलवटें उभर आई। कुछ देर बाद मलिहा स्टोर से निकलकर बाहर आई और टैक्सी में बैठकर चली गई। वजदान कहाँ रह गया? आफाक मलिहा की परेशानी भांप चुका था। उसने ज़ेरे लब कहा था। फिर वो कार से उतरकर उसी स्टोर में आया जहाँ से कुछ देर पहले मलिहा ने फ़ोन किया था, और अपने पापा के ऑफ़िस का नंबर मिला दिया। पापा, वजदान ऑफ़िस में है? क्या बात है, आज हर कोई उसे मेरे ऑफ़िस में क्यों फ़ोन कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले किसी लड़की का फ़ोन भी आया था, वजदान का पूछ रही थी। अब तुम भी उसका पूछ रहे हो, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है पापा। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ। फिर अल्लाह हाफ़िज़ कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मेरा शक ठीक निकला। वजदान मलिहा से मिलने नहीं आया, पर क्यों? आफाक पेशानी मसलते हुए सोचने लगा। फिर आर्ट्स काउंसिल में उसको तलाश करने के बाद वो साजिद की तरफ आ गया। यार साजिद, वजदान का कोई पता है? वो वहीं लाइब्रेरी में ही होगा, साजिद ने लापरवाही से कहा। वो वहाँ नहीं है, बल्कि कहीं भी नहीं है, आफाक ने कहा। फिर परेशानी से बोला, साजिद, उसका खुद मिलना बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी उसे ढूंढना होगा। सब ठीक तो है? उसके अंदाज पर वो परेशान हो गया। आफाक लब भेजकर खामोश हो गया। साजिद उसका दोस्त सही, पर वो उसके सामने मलिहा का नाम नहीं लेना चाहता था। साजिद भी उसकी खामोशी से समझ गया कि कोई ऐसी बात है जो आफाक उसे बताना नहीं चाहता, तो उसने फिर कोई सवाल नहीं किया और उसके साथ उठाया।